गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से एस्ट्रोटैक ग्लोबल विद डॉक्टर सिंह के इस नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत करता हूं। ये एपिसोड बनाने की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि रशिया और यूक्रेन के अंदर जो पीस टॉक है उसको ट्रंप मीडिएट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप रिवील द सीक्रेट पीस डील प्लान फॉर द रशिया यूक्रेन, और 15 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे के दिन अमेरिका के अंदर अलास्का के अंदर पुतिन और ट्रंप के बीच में बैठक होने वाली है। इससे पहले क्रेमलिन ने कहा कि हम ट्रंप के साथ समिट के लिए एग्री हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन के साथ मुलाकात करना चाह रहा हूं। जेलेंस्की साइडलाइन कर दिया गया है। बेसिकली तो सारी दुनिया को ये बात अच्छे से पता है कि यूक्रेन की बस की नहीं है कि वो रशिया से लड़ सके। अल्टीमेटली लड़ाई तो पीछे से अमेरिका और नाटो कर रहे हैं। लेकिन नाटो के अंदर भी बड़ा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन ये है कि ये यूरोपियन काउंटर पार्ट्स हैं, क्या वो एग्री हो रहे हैं इस पीस डील के लिए, और रशिया किन शर्तों पे ये पीस डील करना चाहता है। आज हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स ग्लोबल मार्केट के ऊपर इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, क्योंकि इसकी बड़ी खतरनाक इम्प्लीकेशंस है। और ये एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा ग्लोबल मार्केट्स के लिए। आइए, पुतिन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के दिल में एक बहुत बड़ी इच्छा मेरे को लगता है कि जैसे होता है ना, एक छोटे बच्चे के मन में होती है कि मेरे को नोबेल प्राइज चाहिए, मेरे को नोबेल प्राइज चाहिए, मेरे को नोबेल प्राइज लेके रहूंगा। उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह का बंदा है कि ये जो दिल में होती है ना वो पब्लिकली बोल देता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये स्टेट्समैन है, अमेरिका का इतना बड़ा पावरफुल आदमी है और ये इस तरह की बातें कर रहा है। अरे इसको नोबेल प्राइज चाहिए तो कह देना नोबेल कमेटी को, डायरेक्ट दे देंगे भाई तेरे को। कौन सी नोबेल कमेटी तुमसे आगे बढ़ी पड़ी है? तुमने जब हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे मूर्ख लोगों को नोबेल प्राइज दिला दिया जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऑल अक्रॉस ग्लोब। नोबेल पीस प्राइज क्या है? तुम्हारे जो सूटेज हैं ऑल अक्रॉस, और बांग्लादेश के अंदर उसको दे रखा है, जो आजकल उनका कंट्रोलर बना हुआ है मोहम्मद। बैंकर था जब, तब से उसको तुमने पाला पोसा बड़ा किया, उसकी स्ट्रेचर बढ़ाई नोबेल प्राइज देके, और उसको आज अपने एक मोहरे की तरह बांग्लादेश के अंदर एज ए, बिना इलेक्शन लड़े बिना जीते उसको आपने सर्वे सर्वा बना रखा है बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस। तो नोबेल प्राइज की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये रिटोरिक बहुत करता है। रिटोरिक के अंदर मेरे को एक चीज इस बंदे की पसंद है कि जो दिल में होता है वही सामने ला देता है, और इसके कारण इसका पूरी दुनिया में मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये जितना मूर्ख लगता है लोगों को उतना मूर्ख है नहीं। ये डिजर्व करता है नोबेल प्राइज लेना। कैसे? आप ये देखो, ये ऑल अक्रॉस कितनी कितनी डील्स के अंदर इन्वॉल्व है। पहला, गाजा। गाजा की जो पीस डील है उसमें अमेरिका इसराइल को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने उसके अंदर सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर और जितने ये कंट्रीज हैं, छोटे मोटे इजिप्ट है या उधर लेबनान है, इन सबको कंट्रोल कर रहा है कि यार किसी तरह से गाजा में एक पीस डील हो जाए। और गाजा के ऊपर अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात मिलके एक उसको इंडिपेंडेंट, अमेरिका अभी इसराइल ने तो कह दिया कि हम उसको फुल्ली हमारे मिलिट्री कंट्रोल में ले रहे हैं। तो ये जो अगर पीस टॉक हुई और पीस डील हुई, तो इस पीस डील का एक दूसरा कंपोनेंट ये है कि कल लेबनान की विधानसभा या उनकी जो पार्लियामेंट है उसने कहा है कि हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए एग्री करते हैं। नंबर टू। नंबर थ्री, सीरिया। सीरिया के अंदर उसने जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके साथ में रीनिगोशिएशन करा जब ये इस सऊदी गया था तब। तो सीरिया के अंदर से क्या करना चाह रहे हैं कि जो डुरेज वाला जो इलाका है जिसको इसराइल कहता है कि इसको हम अपने में मिला लेते हैं, तो वो इसराइल एक तरह से एक्सपेंशन कर रहा है और डुरेज को जो कन्वेंशनल सीरिया है उनसे अलग कर रहा है।
तो मिडिल ईस्ट पीस डील के जितने फ्रेगमेंट्स हैं वो सारे डोनाल्ड ट्रंप पे कहीं ना कहीं जाते हैं। अगर ये पीस डील हो जाती है तो वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा होता है, तो मायना रखेगी। ईरान और इसराइल के बीच के अंदर जो उसने एक तरह का ट्रूस कराया है, वो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। चाहे उसने इसराइल ईरान के जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके ऊपर अपना बॉम्ब गिरा के इस पीस को कराया हो, लेकिन अल्टीमेटली तो पीस हुई है ना उस इलाके के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रम्प मिडिल ईस्ट पीस के अंदर बहुत हैवीली इन्वॉल्व है। फिर अब आप ये देख लो, आर्मेनिया और अजरबैजान ने कल उन दोनों के बीच में पीस कराने के लिए दोनों को बुला के उसने व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग करी। फिर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच की पीस टॉक कराई उसने। हो सकता है लड़ाई भी खुद ही ने कराई हो मतलब लड़ाई भी खुद करा रहा है और पीस टॉक भी करा रहा है, ये करा तो रहा ही है। फिर डोनाल्ड ट्रंप बाबू ने कम से कम में नहीं नहीं करते 40 बार ये बोला कि पाकिस्तान और भारत के बीच में पीस टॉक मैंने कराई। भारत ने आउटराइटली मना कर दिया, बोले तेरा कोई लेना लाना नहीं, हमने उसको कुछ किया नहीं। लेकिन पीस टॉक अगर वो बंदा 50 बार बोल रहा है तो इसका मतलब है कि उसने पीस टॉक कराई के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हम ये मानते हैं कि उसने झूठ नहीं बोला, तो उसने किसको प्रेशराइज किया? उसने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया, जनरल मुनीर को प्रेशराइज किया कि अरे तुम्हारे सारे 5 हवाई जहाज आज कल क्या हुआ, कल एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। इतने दिनों बाद भारत की नींद खुली और भारत के एयरफोर्स चीफ ने कहा कि बोले कि हमने तो पाकिस्तान के 5 हवाई जहाज जेट मार गिराए। और मार भी किससे गिराए? रशिया से ली हुई S-400 से मार गिराए। अगर ये बात तुमको बोलनी थी तो पहले दिन बोल देते, लेकिन आपने बोली नहीं, क्योंकि उसके अंदर F-16 भी मार गिराया। कल इन्होंने पूरा डिटेल एनालिसिस करके बता दिया कि हमने 5 हवाई जहाज मार गिराया। एक हवाई जहाज को तो हमने 300 किलोमीटर दूर से मार गिराया, जो दुनिया की सबसे लंबी लैंड से एयर की किल है। तो अब ये 5 हवाई जहाज को एग्री क्यों किया इन्होंने? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में 5 जेट गिराए गए। तो भारत ने आज क्लियरिफाई कर दिया कि ये जो पांचों जेट गिराए गए ये तो पाकिस्तान के। उस उसकी इस लाइन को लेके भारत के अंदर कई राजनेता, पप्पू, जो भारत से पूछ रहे अरे तुमने कि तुम्हारे राफेल गिर गए, तुम्हारे राफेल गिर गए, तुम बताते क्यों नहीं हो कि राफेल गिर गए? अरे भाई, तुम पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हो क्या? तो आज थल सेना एयरफोर्स चीफ ने भारत के उन नेताओं पे जो भारत की फौज की कैपेबिलिटी के ऊपर संदेह करते हैं, उनको एक करारा तमाचा दिया और ये बताया कि आज उन्होंने बताया कि हमने 5 तो हवा में मार गिराए, और जो हैंगर्स को डिस्ट्रॉय किया एयरपोर्ट्स के ऊपर उनमें अंदर कितने वजह थे वो हम बताएंगे नहीं आपको। उन्होंने लेकिन ये बता दिया कि हमने F-16 का एक हैंगर है उसको गिरा दिया, हमने एक ऐसा हैंगर गिराया है जिसके अंदर उनके सर्विलेंस प्लान थे। तो ये सब मिलाओ तो गए तो टोटल कम से कम भी नहीं नहीं करते पाकिस्तान के 15 से 20 हवाई जहाजों का नुकसान हो गया। और फिर हमने एक उनकी छुपी हुई न्यूक्लियर फैसिलिटी जो थी किराना हिल पे, उसके अंदर एक 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर के वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर ब्रह्मोस मार गिराई। तो वो न्यूक्लियर ठिकाना एक तरह से अमेरिका के कंट्रोल में था, तो अमेरिका ने उनको प्रेशराइज किया, पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से रिक्वेस्ट करी कि भाई लड़ाई लड़ाई माफ करो, आगे आप लोग खुद समझदार हो। तो भारत ने कहा ठीक है भाई, लड़ाई माफ कर देते हैं। तो बैक चैनल से इंडिया से बात की गई हो सकती है, लेकिन फ्रंट चैनल से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को कंट्रोल किया, पाकिस्तान को दबाया कि भाई साहब तुमने मेरे इतने सारे F-16 उड़वा दिए, मेरी बेइज्जती करा रहे हो तुम पूरे वर्ल्ड के अंदर। तुम चुपचाप से अपनी माफी मांगो, सॉरी बोलो और भारत से लड़ाई वो शांत करो। ये जियो पॉलिटिक्स चल रही है। दूसरी जियो पॉलिटिक्स के अंदर अगर पाकिस्तान और भारत का इन्वॉल्वमेंट देखें, तो ये जो करारा तमाचा दिया है, इस थप्पड़ की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी? कि हमने पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि S-400 और S-500 की कैपेबिलिटी क्या है। और इस 400 और 500 का मार्केट ऑल अक्रॉस वर्ल्ड
बहुत फास्ट तरीके से बढ़ गया। और अगर हमने F-16 को मार गिराया हवा में उड़ते ही, तो F-16 का मार्केट खराब हो गया। उससे पहले हमने भारत के अंदर उनका F-35 को लैंड करा दिया था त्रिवेंद्रम में, तो F-35 का मार्केट खराब कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, और चाइनीज प्लेन का हालात तो पता ही है। उनकी P-450 जो मिसाइल थी, वो हमारे यहाँ पे सही सलामत गिर गई बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो हमने हमारी जो एडवांस कैपेबिलिटीज है, चाहे हम उसको डिसेप्शन पे मान लें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मान लें, चाहे रडार या ड्रोन या एंटी ड्रोन सिस्टम या शॉर्ट रेंज मिसाइल या और लॉन्ग रेंज मिसाइल का जो कॉम्बो है, उसको देखें, तो हमने पूरे वर्ल्ड को अब ये बता दिया है कि भारत के अंदर तुमको हमला करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी डैमेज करने के अंदर सफल नहीं हो पाया। तो ये भारत पाकिस्तान का सिनेरियो हो गया। मिडिल ईस्ट का मैंने आपको बता ही दिया। अब जो दुनिया का एक सबसे बड़ा अनछुआ पार्ट चल रहा है, यूक्रेन का, आपको पता ही है। यूक्रेन और रशिया की जो डील होने वाली है, जिसको ट्रम्प कह रहा है, तो ट्रम्प ने रशिया को कहा कि भाई तूने जो एरिया कब्जा कर रखा है, वो बेसिकली जो 3 स्टेट है, वो रशियन स्पीकिंग एरियाज है यूक्रेन के अंदर। पहले तो पूरा यूक्रेन ही रशिया में था, लेकिन ये रशियन स्पीकिंग एरिया है, और इस एरिया के ऊपर रशिया ने आराम से कंट्रोल कर रखा है। और कंट्रोल ही नहीं कर रखा है, उसने वहां की जितनी पॉपुलेशन है उनको रशियन पासपोर्ट इशू कर दिया है। उसने कहा भाई तुम तो हमारे आदमी हो, तुम्हारे को सबको जिसको रशियन पासपोर्ट चाहिए पासपोर्ट लो और हमारे कंट्री में काम करो। तो वहां की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशंस के पास में अब रशियन पासपोर्ट आ गया है, और रशिया उन एरिया को छोड़ने वाला नहीं है। अमेरिका इस बात को एग्री कर रहा है कि तुम ये जो जियोग्राफिकल एरिया तुम्हारे कब्जे में है, ये तुम अपने ही कब्जे में रखो, लेकिन किसी तरह से पीस कर दो। ये वहां का एनवायरनमेंट हो गया। एकमात्र फैक्टर जो अब बचा रह गया है वर्ल्ड के अंदर जिसको है, वो है ताइवान और चाइना। चाइना को इसने इकोनॉमिक तरीके से इतना मारा है कि वो उठ के लड़ाई करने की पोजीशन में तो कतई नहीं। क्यों नहीं है? चाइना और भारत दोनों के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ वॉर चल रही है। भारत के ऊपर उसने 25% टैरिफ लगाया है, और 25% की पेनल्टी लगने वाली है, क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। भारत अपनी टोटल डिमांड का 40 से 45% ऑयल रशिया से खरीद रहा है। तो हम वो बंद करने वाले नहीं है। और इसको, अमेरिका को भी ये बात पता है कि अगर हमने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, तो ये जो ऑयल मार्केट है ग्लोबल, ये आसमान छूने लग जाएगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और हम कौन सा आज से खरीद रहे हैं, इस लड़ाई जब से शुरू हुई है तब से खरीद रहे हैं। और आपको दोस्तों मैं बताऊं ये बात कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट है। इंडिया में एक कंपनी का प्रादुर्भाव हुआ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक ऑफिस से। उस कंपनी के पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल टैंकर थे, और नोबडी नोज कि उस कंपनी का मालिक कौन है। हमने उन कंपनी एक कंपनी बनाई, और उस कंपनी ने जो क्रूड का जो सारा मार्केट है, जो बेसिकली इलीगल मार्केट है, अमेरिकन सैंक्शन से बचने का जो तरीका था कि आप किसी और कंट्री से इसको माल को लो और समुद्र के अंदर इसके फ्लैग्स चेंज करो, जिसको डार्क टैंकर्स कहा जाता है। डार्क टैंकर्स क्यों काम में आते हैं? क्योंकि ईरान पे सैंक्शन लगी, ईरान को अपना ऑयल बेचना है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके ऊपर सैंक्शन लगी हुई है। इवन अफ्रीकन कंट्रीज कई हैं जो कि डार्क टैंकर्स के थ्रू अपना माल बेचते हैं। वेनेजुएलन ऑयल जो है वो डार्क टैंकर्स के थ्रू वो बताया। किसी और दिन इन डार्क टैंकर्स की कहानी को डिस्कस करेंगे। बट इंडिया ने, एक इंडियन कंपनी ऐसी थी जिसको जिसके पास पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डार्क टैंकर्स थे। और पूरे वर्ल्ड के जो टैंकर फ्लीट था उसका एक टाइम में सबसे बड़ा ऑनरशिप भारत की एक कंपनी में थी, जो मुंबई के अंदर होती है। उस कंपनी ने धीरे धीरे करके उन सारे टैंकर्स को हटा दिया, अब वो कंपनी का अस्तित्व नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट सपोर्ट से या अंडरग्राउंड सपोर्ट से वो कंपनी बनी होगी, और वो उसके अंदर ये जो क्रूड जो था, रशियन क्रूड था, ये भारत तक आता था।
तो भारत के पास में और बहुत सारे तरीके हैं, अगर सैंक्शन लग भी जाएगी तो भी भारत में ये क्रूड आता रहेगा, और ये क्रूड हम बेच किसको रहे? ये एक और सोने पे सुहागा। भारत ये क्रूड बेच रहा है यूरोप को, रिफाइन करके। मतलब अगर हमने 1 रुपए का माल खरीदा तो उसको 3 रुपए का माल बना के हम बेच रहे हैं रिफाइन करने के बाद में। और दो बड़ी रिफाइनरीज इसमें प्ले करती हैं। वन जो अपने रिलायंस की रिफाइनरी से, दूसरी जो बड़ी रिफाइनरी है वो एसआर की रिफाइनरी थी, जो पुरानी एसआर थी, अब नायरा के नाम से। दोनों रिफाइनरीज ये रशियन क्रूड्स को करती हैं। उसके अलावा जो इंडिया की जो गवर्नमेंट की रिफाइनरीज हैं वो भी इस रशियन क्रूड को प्रोसेस करने के लिए कर रही है। तो ये रशियन क्रूड को प्रोसेस करने की जो फैसिलिटी है वो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी रिफाइनरीज में नहीं है। इसलिए ये क्रूड अगर आएगा तो अल्टीमेटली झक मरा के इंडिया ही आएगा। लेट्स गो डीप टू द रशिया यूक्रेन पीस डील और उसका इम्प्लीकेशन क्या होती है। की अपडेट क्या है? ऑफिशियल कंफर्मेशन आ ही चुका है कि क्रेमलिन प्रेसिडेंट पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप विल मीट। फर्स्ट फेस टू फेस मीट है 2021 के बाद। प्रपोज वेन्यू पहले यूनाइटेड अरब अमीरात था, लेकिन अभी ये क्लियर हुआ है कि ये अमेरिका के अंदर अलास्का में मिलेंगे। अलास्का क्यों चुना गया है? अलास्का इसलिए चुना गया कि अलास्का को एक रशिया ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया था। और अब रशिया ये डिमांड कर रहा है कि यार जो हमने बेचा था आपको, वो बेचने की परमिशन गवर्नमेंट के पास में थी ही नहीं। इट इज द सेम स्टोरी कि इंदिरा गांधी ने कच्चा तीवू श्रीलंका को दे दिया गिफ्ट। भाई, तुम्हारे तुम्हारे बाप का कंट्री थोड़ा था कि जो तुमने उठा के इसको गिफ्ट कर दिया एक पीस को। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच का ये जो कच्चा तीवू आइलैंड है। और ये बात नरेंद्र मोदी ने संसद में बोली है कि आप इस तरह से अपनी जमीन किसी को गिफ्ट कैसे कर सकते हो। तो भारत श्रीलंका से वो जमीन लेना चाहता है वापस, ये कह के कि यार ये जिस बंदे ने आपको गिफ्ट किया उसके पास ये गिफ्ट करने की पावर ही नहीं थी। और सेम क्लॉज का इस्तेमाल रशिया करना चाहता है कि जिस गवर्नमेंट ने आपको ये पैसे लेके बेचा, वो पैसे लेके बेचने की पावर उस कंट्री के पास नहीं थी, तो ये डिस्प्यूटेड है या हमारा है। और यूक्रेन अलास्का से रशिया की डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। दोनों आपस में सटे हुए हैं एक तरह से। तो उस जगह पे वापस अंटार्कटिक के अंदर ये कब्जा करना चाहता है रशिया, और इसलिए स्ट्रेटजिक मूव है कि वहां पे ये निगोशिएशन होने वाला है। रिपोर्ट टाइमलाइन क्या है? नेक्स्ट वीक की डेट आ चुकी है, फ्राइडे के दिन ये मीटिंग होने वाली है। यूएस डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी क्या है? ट्रम्प इशू है अल्टीमेटम, एग्री टू एंड द वॉर या न्यू सैंक्शंस आनी चाहिए। और न्यू सैंक्शंस वो किस पे लगा रहा है? रशिया पे नहीं लगा रहा है। वो रशिया के जो दोस्त हैं जैसे भारत है या चाइना है, इनके ऊपर क्रूड परचेज करने के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है। तो इसलिए वो हमारे ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि यार ये कोई समझौता न हो जाए और ये डील हमारी काम हो जाए। इसके लिए भारत ने अपने स्पेशल एनवॉय एनएसए अजीत डोवाल को पुतिन से मिलने रशिया भेजा। पुतिन से मिलके आए अजीत डोभाल। पुतिन चूंकि राष्ट्रपति है तो वो राष्ट्रपति से नीचे, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से नीचे के लेवल के आदमियों से मिलता नहीं है। लेकिन उसने पर्सनल 1-to-1 मीटिंग के अंदर अजीत डोभाल का वेलकम किया और उनके साथ में मीटिंग की। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है कि अजीत डोभाल वहां पे एज ए एनएसए नहीं गए, वो एज ए स्पेशल एमिसरी ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए। कि भारत का एक पर्सनल मैं दूध भेज रहा हूं तो इससे बात कर ले, और आगे की डील क्या होने वाली है उसको अपन डिस्कस करते हैं। जेलेंस्की ने क्या कर रखा है? जेलेंस्की कहता है कि बोले कि मैं भी आऊंगा। रशिया पुतिन इस बात के लिए डिसएग्री है क्योंकि वो जेलेंस्की को वेटेज नहीं देता है। वो कहता है ये बंदा जोकर है। वैसे तो पूरी दुनिया पुतिन को भी पुतिन के इसको ट्रम्प को भी जोकर मानती है, लेकिन जेलेंस्की उससे भी बड़ा जोकर है। तो जेलेंस्की के साथ मीटिंग करना नहीं चाहते हैं, और कि जेलेंस्की को इमेच्योर और इमेच्योर पर्सन मानते हैं वो। और वो कहते हैं इसके चलते ही ये कभी पीस नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन का क्या स्टैंस है? यूरोपियन यूनियन डिमांड कह रहे हैं कि हमको भी
इसके अंदर डील के अंदर निगोशिएशन में डाला जाए। लेकिन अंदर खाने पूरा यूरोप ये चाहता है कि पीस डील हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि उनको अपने सैनिक और ये सारा देना पड़ रहा है, और उनके ऊपर खर्चा बढ़ रहा है, उनका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और प्लस हथियार देने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनको ये डर सता रहा है कि आज रशिया अगर यूक्रेन पे लड़ रहा है, और अगर लड़ाई बढ़ गई तो कल पोलैंड पे भी हमला करेगा, पोलैंड पे हमला करेगा, उसके बाद में वो अगली जो कंट्रीज है, स्लोवाकिया और वो लिथुनिया और इन सबको धीरे धीरे करके कब्जा कर लेगा। तो और फिर जर्मनी भी बहुत दूर नहीं रह गया। तो इसलिए इनको लग रहा है कि यार क्यों रशिया से लड़ाई की जाए, और वो भी यूरोप की सॉइल पे। तो इसलिए अल्टीमेटली अंदर खाने ये लोग कह रहे हैं कि यार किसी तरह ये डील हो जाए। यूक्रेन चाहता है यूरोप का इन्वॉल्वमेंट रहे। तो अमेरिका ने अंदर खाने, मुझे लगता है कि नाटो के मेंबर्स को प्रेशराइज करके ये बात कर रखी है कि या तो तुम इस पीस डील को मान लो, नहीं तो फिर तुम जानो और तुम्हारा यूरोप जाने। और मल्टीलेटरल अप्रोच है। यूक्रेन और यूरोप रिजेक्ट कर सकते हैं ये बायलेटरल डील बिटवीन द रशिया एंड यूएस, जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। ये एक रिस्क फैक्टर इस डील के अंदर प्लस माइनस के बीच में रहेगा। टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। ये कह रहा है कि जो जीत गई टेरिटरी है वो रशिया अपने पास रख ले। और ये एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है इस पूरी पीस डील के अंदर। जियोपॉलिटिकली बहुत मिसट्रस्ट है रशिया और वेस्ट के बीच में। और इनफैक्ट अब ये आप ये देख लो, अमेरिका और इंडिया के बीच में इतना भयंकर मिसट्रस्ट चल रहा है। और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म क्या रहेगा, कैसे इसके अंदर कहेंगे? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड अदर वार्न करते हैं कि एक रिलायबल मैकेनिज्म चाहिए ताकि ये लड़ाई झगड़ा आगे पीस के अंदर कन्वर्ट हो सके। करंट स्टेटस पीस एफर्ट्स क्या है? समिट, जो कि इसकी डेट आई चुकी है, और अलास्का इसका वेन्यू है, 15 तारीख को इसके अंदर मीटिंग होने वाली। यूएस का लिवरेज क्या है? न्यू सैंक्शंस एंड टैरिफ, उसके चलते रशिया पे प्रेशर पड़ रहा है। जेलेंस्की का रोल क्या है? इसको देर से बेर इसको एक बार तो मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन तो इसी का करना है। कितना इसने अमेरिका में जाके बेइज्जती करी ट्रम्प की, कितना हल्ला गुल्ला मचाया, लेकिन अल्टीमेटली इसको यूक्रेन के जितने भी मिनरल असेट्स थे वो अमेरिका को एग्रीमेंट करके साइन करके भेजने ही पड़े। अमेरिका ने यूक्रेन के जितने भी मिनरल असेट्स हैं उस पे ऑलरेडी अपना कब्जा कर लिया है कि ये जो हमने तेरे को इतने पैसे दिए, उस पैसे के बदले तो हमको ये दे। लेकिन वो उन मिनरल एसेट को निकाल के बेच तब पाएगा जब पीस हो जाएगी, इसलिए पीस डील हो रही है। यूरोपियन इंक्लूजन क्या है? ये सब बिना यूरोप के इंक्लूजन के बगैर, क्योंकि अंदर खाने क्या होता है, यूके बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जैसे अभी आपको पता होगा, जैसा कि जब रशिया के एक एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें इनके बहुत सारे बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उस पूरे हमले की जो रूपरेखा थी वो इंग्लैंड की जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है MI5 उसने रची थी, और उनका डायरेक्ट फुटप्रिंट उसमें इन्वॉल्व था। अदर्स अदर ओवरऑल आउटलुक क्या है? एक फ्रजाइल प्रोसेस है, लेकिन ठीक है। दुनिया और मार्केट पीस को होने को बहुत अच्छा मानते हैं, और ग्लोबल मार्केट के लिए ये गुड सिनेरियो है अगर ये पीस डील होती है। अब पता पड़ा कि ये पीस डील हो क्यों रही है। पीस डील इसलिए हो रही है कि एस्ट्रोलॉजिकल रीजन एनालाइज करें अपन, तो मरकरी ने क्या किया है, जो रिट्रोग्रेड और कंबस चल रहा था वो मंडे को वो रिट्रोगेशन से बाहर आ जाएगा, कंबस्शन से वो ऑलरेडी बाहर आ गया है। तो इसका मतलब बुद्धि वापस काम करने लग जाएगी। बुद्ध जो है मरकरी, वो बुद्धि का कारक है। नंबर वन रीजन तो ये है। नंबर टू क्या है? वीनस और जुपिटर। जुपिटर विजडम का कारक है। ये पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं। पुनर्वसु यानी जो पहले का जो स्टेट है, पुनर्जन्म, रिविजिटिंग द पास्ट, इसके की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। और जुपिटर बहुत बड़ा प्लेनेट है। और जुपिटर इस समय अब मिथुन राशि यानी जेमिनी के अंदर ट्रेवल कर रहा है, और वो जेमिनी से निकल के कर्क राशि, कर्क यानी कैंसर राशि में जाने की तरफ अग्रसर होने वाला है। तो कर्क राशि की तरफ जाएगा, जो कि उसकी उच्च की राशि है। कोई भी प्लेनेट अपनी उच्च की राशि की तरफ जाएगा तो उसको हमारे एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में उच्चाभिलाषी कहते हैं। उच्च की
आशा करना, तो वो एक बड़ी चीज की आशा कर रहा है, गुड की आशा कर रहा है, ये प्रॉस्पेरिटी का फीचर है। कि जुपिटर क्या कराना चाह रहा है, प्रॉस्पेरिटी कराना चाह रहा है, तो इसको प्रॉस्पेरिटी तब हो सकती है जब पीस डील हो। तो हमारी बुद्धि काम करने लग जाएगी, विजडम काम करने लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, 17 तारीख को जो राजा सूरज है वो अपनी खुद की राशि सिंह में चला जाएगा। सिंह राशि के अंदर किंग का जाना। किंग कहाँ बैठा हुआ है, अपने से 12वें बैठा हुआ है इस समय, चंद्रमा की राशि के अंदर बैठा हुआ है। और वो चंद्रमा की राशि में कतई कंफर्टेबल नहीं है राजा। राजा चंद्रमा की राशि में कंफर्टेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि चंद्रमा क्या है, अगर अगर सन इज ए किंग तो चंद्रमा क्वीन है। राजा क्वीन के घर में बैठा है। भाई अपनी पत्नी से के पास में 1 महीने तक बैठ रहेगा तो उसके एंड तक आते आते तो वो पक जाएगा ना। तो 17 तारीख आज हो गई, 10 तारीख, 7 दिन बचे हैं। 3 हफ्ते से अपनी वाइफ के अंडर कंट्रोल है। रानी के महल में बैठे हुए राजा साहब के जो हाल होंगे कि तू इससे बात नहीं करेगा, तू उससे बात नहीं करेगा, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। और उसके बीच में बुद्धि रिट्रोग्रेड चल रही थी, विजडम के हालात राहु के साथ में बैठे हुए थे। जुपिटर इस समय आद्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो आद्रा से जब पुनर्वसु में जाएंगे, अपने खुद के घर में जाएंगे, तब विजडम भी खुलेगी। तो राजा रानी के घर के अंदर बैठा हुआ है, और रानी साहिबा राजा का दिमाग खा रही है। राजा का दिमाग ऑलरेडी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अस्त है, रिट्रोगेट है। उधर विजडम जो है वो राहु के, राहु इल्यूजन पैदा करता है, अपने स्टेटस ऑफ ग्रैंडियोर। हम ट्रम्प साहब का क्या दिख रहा है, ट्रम्प साहब यही तो कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम भारत को दबा देंगे, चुटकी बजाएंगे, लेकिन क्या हुआ? मोदी साहब ने कोई जवाब ही नहीं दिया। मोदी साहब ने किसी धीरे से इशारा किया होगा, तो भारत के एयर चीफ मार्शल ने कह दिया, बोले जो 5 प्लेन फाइटर जेट्स के गिरने का जो ट्रम्प बाबू इशारा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई में 5 फाइटर जेट गिराए गए, वो पांचों फाइटर जेट भारत ने S-400 की सहायता से पाकिस्तान की एयर स्पेस में 300 किलोमीटर अंदर तक घुस के मारे। टाइमिंग, पॉलिटिक्स और मार्केट दोनों में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। इतने दिनों बाद अगर इस बंदे को ये न्यूज रिलीज करनी थी, और वो भी हॉर्सेस माउथ, भारत की एयरफोर्स का सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने अगर ये न्यूज अब रिलीज करी, तो इसने किसको एक्सपोज किया? इसने डोनाल्ड ट्रंप को इंटरनेशनली एक्सपोज किया, पाकिस्तान की बिस्ट मिलाई वापस। और भारत में जो अपोजिशन लीडर सरकार को कि तो आपके राफेल गिर गए, आपके राफेल गिर गए का गाना गा रहे थे, उनको दोनों गाल के ऊपर दो करारे तमाचे लगाए कि बोले अब सुन लो कि किसने किसका प्लेन गिराया। तो भारत के अंदर ये जो विजडम और टाइमिंग और एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी बहुत पावरफुल है दोस्तों। अगर एस्ट्रोलॉजी आप समझ लोगे तो टाइमिंग को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इस सारे सिनेरियो का गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, आइए जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट देखते हैं। शॉर्ट टर्म बेरिश, गोल्ड एंड सिल्वर क्या है? स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम है। जैसे लड़ाई खत्म होगी वैसे ही रिस्क प्रीमियम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई खत्म होते ही दो बड़ी इवेंट होने वाली है। पहला, यूरोप में जो पीस आएगी, उस पीस डील के चलते जो रिस्क प्रीमियम चल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर का, वो खत्म हो जाएगा, नंबर एक। और दूसरा, जो क्रूड का, रशियन क्रूड की परचेज का जो तमाशा है, वो खत्म हो जाएगा। रशिया को अलाउ करेंगे कि रशिया तू यूरोप को माल बेच, इंडिया को बेच, और किसी को भी बेच, तो उसके ऊपर जो सैंक्शन लगी है वो हट जाएगी। अगर वो हट जाती है तो रिस्क प्रीमियम घटते ही सोना कहाँ चला जाएगा? सोना $2250 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। 22,250 से 22,280 की तरफ का करेक्शन देखने को मिल सकता है। करंटली जो इस समय 3300 की तरफ अग्रसर है। और ये कहाँ जाएगी सिल्वर? अगर सिल्वर का सारा रिट्रेसमेंट पूरा बॉटम की तरफ देखें तो ये 27.5 से 28.5 की तरफ अग्रसर हो जाएगी। इमर्जिंग मार्केट का रेस्पॉन्स क्या है? इमर्जिंग मार्केट का रेस्पॉन्स अगर अपन देखते हैं तो ये बेनिफिट होगा इंडिया को क्रूड प्राइस के गिरने का। करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंप्रूव हो जाएगा।
और ट्रम्प का जो टैरिफ के चलते जो लिमिटेड गेन हो रहा है, जो मार्केट के अंदर टैरिफ वॉर चल रही है, वो शांत हो जाएगी। चाइना के अंदर ट्रेड फ्लो हो जाएगा, इंडिया और चाइना की दोनों की ट्रेड डील अमेरिका के साथ होने की पूरी संभावना थी। साउथ ईस्ट एशिया का ऑप्टिमम पॉजिटिव आउटलुक हो जाएगा, और थोड़ा सा पीस पीस का एनवायरनमेंट होगा, तो ओवरऑल पीस की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ब्राजील के अंदर जो कमोडिटी एक्सपोर्टर है, उसके अंदर मिक्स इम्पैक्ट पड़ेगा। रशिया और ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट के अंदर रशियन जो शार्प रैली रशियन मार्केट में इस न्यूज के चलते अपने को ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। अगर सैंक्शन खत्म हो जाती है, ट्रेड फ्लो वापस आता है, तो रशियन मार्केट के लिए एक्सट्रीमली बुलिश पोजीशन हो गई है। यूक्रेन के मार्केट का क्या है, अगर पीस होती है तो मेजर रिबाउंड आप यूक्रेन मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल सेक्टर तीनों के अंदर वापस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ग्लोबल मार्केट के अंदर आप क्या देख सकते हो? यूएसए में नेस्डेक, चूंकि टेक कंपनियां को पर जो भी सैंक्शंस के कारण दिक्कत आ रही है, कि जैसे आप एनवीडिया को कह रहे हो कि तुम चाइना को चिप नहीं बेचोगे या यहाँ पे चिप नहीं बेचोगे, वैसे उसके अंदर ऑलरेडी एग्जम्पशन दे चुकी है वो गवर्नमेंट, की परमिशन मिल चुकी है चाइना को चिप बेचने की। लेकिन अभी भी जो हिंड्रेंस है या जो ओवरहैंग है, वो खत्म हो जाएगा। तो यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट के अंदर स्पेशली नेस्डेक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर रहेगा। यूरोपियन मार्केट के अंदर दो स्पेशली इंग्लैंड और जर्मनी के डैक्स एंड फिट्जी और फ्रेंच जो कैक है, ये तीनों के अंदर पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि यूरोप के अंदर लड़ाई खत्म हो रही है। इंडिया के अंदर निफ्टी पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करेगी, क्योंकि हमारे ऊपर से एक तो क्रूड के कम होने से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वो, और प्लस टैरिफ वॉर के अंदर बैलेंस एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। रशियन मार्केट तो स्काई रॉकेट कर ही जाएगा। चाइना के मार्केट के अंदर जो अगर ट्रेड डील पॉजिटिव रहती है, तो उसके अंदर जो ट्रेड सैंक्शंस कम होंगी, तो उसके चलते वो उसके अंदर मार्केट में तेजी को मिलेगी। गोल्ड एंड सिल्वर के लिए ये नेगेटिव रहेगा, क्रूड के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ओपेक क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, और जो रशिया की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सप्लाई है, वो पूरे ग्लोबल मार्केट को फ्लड कर देगी। इस बीच में मिडिल ईस्ट के अंदर भी पीस डील हो गई, तो क्रूड के दाम और ज्यादा नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि ईरान का सपोर्ट जैसे ही मिलेगा, तो ईरानियन जो ऑयल है वो भी बाजार के अंदर आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकली इनसाइट अगर देखते हैं, तो मिड अगस्त के अंदर मरकरी का कंबस्टन एंड रिट्रोगेशन खत्म होगा, तो मार्केट में क्लैरिटी आ जाएगी। सैटर्न वीनस दोनों कूल ऑफ हो जाएंगे, और मार्स जो है इनग्रेस जो चल रहा है, वो इस डील को लेट अगस्त के अंदर इंप्रूव करने की तरफ है। सितंबर के अंदर प्लेनेटरी अलाइनमेंट सजेस्ट करेगा कि विक्स डिक्लाइन हो जाएगी, और इंस्टीट्यूशनल फ्लो फेवर करेंगे इक्विटी ओवर द कमोडिटी। सो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर और क्रूड के अंदर डाउनफॉल, और इक्विटी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। क्योंकि सन और मार्स का जो पीरियड चल रहा है, जिसके चलते अभी अपने को 6 हफ्ते से बाजार के अंदर बद्दी दिख रही है, इस अलाइनमेंट के अंदर, इसके अंदर भी पीस आने की संभावना है। ट्रेडर एक्शन क्या कर रहा है, कह रहा है ट्रेडर एक्शन कह रहा है गोल्ड एंड सिल्वर है उसको, चूंकि गोल्ड एंड सिल्वर अगर चार्ट में हम देखते हैं, तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, ओवरबॉट पोजीशन के ऊपर है ये गोल्ड एंड सिल्वर का। ये सिल्वर का फ्यूचर है दोस्तों, जो डेली चार्ट में इसने डोजी बनाई है, और इस लॉन्ग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देने के बाद इसको रीटेस्ट कर रही है। तो ये किसी भी मोमेंट के ऊपर अगर एबीसी पैटर्न मानेंगे अपन इसको, तो 36.3 है, और ये जो हाई है वो 40 है, तो 36, मतलब ऑलमोस्ट $3.5। तो और इसको 38 से आप कैलकुलेट करोगे, तो $35 की तरफ अमन इसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। $35 की तरफ ये एबीसी करेक्शन के तहत भी अग्रसर हो रहा होती हुई दिख रही है आपको। फिर अगर अपन गोल्ड को का फ्यूचर का चार्ट देखते हैं, तो मंथली चार्ट इसके अंदर बहुत ही डरावनी, पांचवी कैंडल, पांचवा मंथ के अंदर पांचवी कैंडल बहुत ही डरावनी है। अगर ये डाउनवर्ड मूव देती है, लास्ट कैंडल इज स्टिल इन द मेकिंग है, क्योंकि अभी हमारे पास में 10 ही दिन हुए हैं अगस्त के महीने के अंदर, तो अगस्त का एंड तक आते आते ये कैंडल क्या शेप लेती है,
और अगर ये डाउनवर्ड मूव देती है तो हम सबसे पहले $3200 की तरफ, और $3200 टूटने के बाद में हम $2700, और $2700 टूटने के बाद में हम $2200 की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं, अगर गोल्ड के अंदर कोई रिस्पाइट नहीं आती है तो। तो गोल्ड और ये क्रूड का मार्केट के अंदर अगर हम इसको देखते हैं, तो क्रूड के मार्केट के अंदर ये बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हो चुका है। और ब्रेकडाउन के बाद में अगर ये रीटेस्ट करता है इसको, तो उसके बाद में नेक्स्ट डाउनवर्ड मूव $55 और $50 की तरफ अग्रसर टेक्निकली होता हुआ दिख रहा है अपने। तो ये, और नेस्डेक और इनके चार्ट को अगर अपन देखते हैं, तो ये इस पैटर्न को आप ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है डेली चार्ट के ऊपर नेस्डेक। और जैसे ही अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है, जो कि 23,830 है, 23,830 के ऊपर अगर ये निकलता है, तो हम अगले 800 पॉइंट के लिए नेस्डेक के अंदर तेजी देख सकते हैं। तो अगर हम नेस्डेक में और डाउ जोन्स के फ्यूचर को देखते हैं, तो इसके अंदर काफी काफी हद तक तेजी अगर आपको देखने को मिलेगी। 45,500 को क्रॉस करने के बाद में हम बहुत मैसिव तेजी की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। 37,000 का अगर लो पकड़ लो और ऊपर 45,000 है, तो करीबन 8,000 पॉइंट की डाउ के अंदर तेजी आपको देखने को मिलेगी। इतनी इतने बड़े बड़े जो टारगेट टेक्निकली जो आ रहे हैं, जैसे भारत के अंदर भी निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर मान लो वापस से एक बार रीट जो उसने 56,000 को रीटेस्ट कर रही है, अगर ये 56,000 के ऊपर वापस निकल के जाती है, तो अगला जो टारगेट आपको दिखेगा वो 63,000 है। निफ्टी जो अगर अपना ऑल टाइम इस बॉटम से अगर रिवर्सल देती है और अपना ऑल टाइम हाई जो है 26,250 है उसको पार करती है, तो आप हम 28,000 की तरफ बढ़ते हुए, 27,500 28,000 की तरफ अग्रसर होते हुए दिखेंगे। तो ये ग्लोबल टेक्निकल मार्केट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सोना चांदी और क्रूड के मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार नीचे जाएगा, और ग्लोबल मार्केट के इंडाइसेस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम ऊपर की तरफ अग्रसर होंगे। तो अगर हम ये सारी चीजों को देखते हैं और हम ये मानते हैं हमेशा कि जो टेक्निकल चार्ट है वो न्यूज आने से पहले बनता है, तो न्यूज आने से पहले ही ये जो चार्ट का एंटिसिपेशन है वो ये बताता है कि ये पीस डील होने वाली है, और बाजार के अंदर रिस्क ऑन ट्रेड एक्टिवेट होने वाला है। रिस्क ऑन हो जाएगा तो रिस्क ऑफ वाली चीजें हैं जो गोल्ड एंड सिल्वर वो गिरेंगी, और रिस्क ऑन यानी इक्विटी मार्केट के अंदर पैसा आने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? टेक टेक शेयर्स के अंदर है, नेस्डेक आउट परफॉर्म करेगा। इंडस्ट्रियल यूरोपियन और अमेरिकन इंडस्ट्रियल कंपनियों को फायदा होगा। बैंकिंग के अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर बहुत बेनिफिट होगा। और रिकंस्ट्रक्शन में जो कंपनियां इन्वॉल्व है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन या फैक्ट्रीज का रिकंस्ट्रक्शन या स्टील, और इसके अंदर जो कंपनियां इन्वॉल्व है उनको प्रॉफिट होने की संभावना है। पोटेंशियल रिस्क क्या है? कि ये जो मार्केट के अंदर जो भी तमाशा चल रहा है ये फॉल्स हो, इसके डील हो ही नहीं, कोई नया इसके अंदर लोचा आ जाए, जेलेंस्की नहीं माने, डीप स्टेट का प्लान अलग हो अमेरिका के ट्रम्प के, तो इन सारी चीजों का ये रिस्क है और इनकी इम्प्लीमेंटेशन का भी ट्रेंड रहेगा। और इस समय चूंकि जुपिटर अतिचारी स्पीड में चल रहा है, तो भले कितनी भी पीस डील हो जाए, अगले 6 साल के लिए जुपिटर अतिचारी स्पीड में है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। लॉन्ग टाइम जियो पॉलिटिकल शिफ्ट होने वाला है। और ये जो जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है, हम उसी फेज के अंदर है। जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के ऊपर मेरा एक एस्ट्रोटेक ग्लोबल पे एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है कि जेमिनी के अंदर यूरेनस जब भी जाता है, तो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और डिफेंस का रीसेट हो जाता है। अमेरिका वर्ल्ड 84 ईयर्स में ये इवेंट एक बार होती है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और अमेरिका के अंदर आप फाइनेंशियल रीसेट को देख देख पाओगे, क्योंकि डॉलर की जगह क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो शिफ्ट होने वाले हैं। अमेरिका वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर जो लड़ाई है उसमें कूद रहा है, क्योंकि आप ये देखोगे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कह ही दिया कि मैं रशिया की तरफ अपनी एटॉमिक न्यूक्लियर जो सबमरीन है उनको मूव कर रहा हूँ। और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तरह की जो टैरिफ वॉर है वो अमेरिका ने छेड़ ही रखी है, एक तरह से तो वो इस युद्ध में कूदा हुआ ही है।
तो आप उस डिटेल एनालिसिस वीडियो को भी जरूर देखिए, जो कि एस्ट्रोटेक ग्लोबल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट दिख रहा है एनर्जी मार्केट के अंदर ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। जो न्यू एनर्जी है, जिसको ग्रीन एनर्जी कहते हैं अपन, जिसमें सोलर है और न्यूक्लियर पावर है, तो इन एनर्जीज को बढ़ावा मिलेगा। और क्रूड बेस्ड एनर्जी को कम होगा, तो क्रूड के मार्केट के अंदर डेंट पड़ने की पूरी संभावना है। और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। तो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो लोग इन्वॉल्व है उनको होता है। टाइमलाइन क्या है? कमिंग डेज के अंदर जो ट्रम्प पुतिन की जो टाइमलाइन है, वो अगस्त को पूरा रीशेप करेगी, रीडिफाइन करेगी। मार्केट का इम्पैक्ट यूरोप और अमेरिका के अंदर, इक्विटीज के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर बुलिश रहेगा। और कमोडिटी मार्केट में गोल्ड सिल्वर ऑयल के लिए बेरिश आउटलुक रहेगा। यूरोप और अगर इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, तो इसका मतलब है उससे पहले अंदर खाने के अंदर सारी डील्स हो चुकी है, तभी अमेरिका और रशिया जैसे बड़ी कंट्री के टॉप हेड मिल रहे हैं। नहीं तो खाली एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए ये इतना लंबा ट्रेवल करके इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले हफ्ते के एंड तक बाजार के अंदर ये डील फाइनल होके आपके सामने आ जाएगी। और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें मंडे से ही देखने को मिलेगा। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मैं आपको लास्ट जो चार्ट है गोल्ड, गोल्ड के चार्ट को अगर अपन 1 आवरली फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं गोल्ड फ्यूचर का, तो आप ये देखो कि गोल्ड फ्यूचर आ 4 कैंडल पहले तक इस कैंडल का हाई है 3492। 3492 से ये क्लोज हुआ है 3459, और इसने लो मारा था 3444 का। तो आप 94 से 44, $50 2 कैंडल के अंदर आपने गोल्ड के अंदर साफ कर दिए। और गोल्ड के अंदर रिकवरी नहीं आई, एंड में $59 के ऊपर बंद हुआ। लेकिन क्लोजिंग अगर आप इस गोल्ड फ्यूचर के देखते हो तो $90 के आसपास है। इनका जो भी एडजस्टमेंट एंड में होता है, वो उस ट्रेड के बारे में 90 के ऊपर इसने क्लोज दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मंडे को बाजार खुलेगा, तो हम इस वाले लो के नीचे खुलेंगे। और ये जो मूवमेंट आया है $50 का गोल्ड फ्यूचर के अंदर, ये छोटा मूवमेंट नहीं है, इसको बहुत क्लोजली वॉच करना है। और ये मूवमेंट ये बता रहा है कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर इस डील के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। इसी के साथ जियोपॉलिटिक्स के ऊपर ये एपिसोड मैं खत्म करता हूँ। और एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग के ऊपर आज रात को 9 बजे एक लाइव शो हम करेंगे। और उस लाइव शो के ऊपर आप लोग जरूर जुड़िए। उसके अंदर हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, स्टॉक मार्केट, पर्टिकुलर इंडेक्स, टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रोलॉजी, उस पे मैं आप सभी के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं लेने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आने वाला दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे।